नमस्कार साथियों। देखिए आज हम लोग क्या कहते हैं घटनासार यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे करंट अफेयर के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि शुरुआती के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ज़्यादातर के पीसीएस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग घटना चालू करेंगे। आर अभी हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वार्षिकांक घटनासार है जो कि कहते हैं कि वार्षिक में एक बार निकलता है, जिससे 2023 वाला हम लोग इसे पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम के लिए है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। राष्ट्रीय घटनाओं के वार्षिकांक। ठीक है ना। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ेंगे और साल भर में जो घटनाएं हुई विदित हुई हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग देखिए जैसे वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। हम लोग जानेंगे इसमें बाघों की संख्या पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है। जैसे कि हमने देखा है कि 3167 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्पोर्टेंट तथ्य को हम लोग समझते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर एक पैरा को इस तरह पढ़ेंगे जो कि हमारे दिमाग में एक छाप के अनुसार या हमें याद जैसा हो जाए, क्योंकि हम लोग इस अच्छे से पढ़ेंगे तभी उन तथ्यों का उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते हैं एक तथ्यनुमा आते हैं, ठीक है ना, और हमें उसमें फंसा दिया जाता है। अगर हम काफ़ी अच्छे से जानकारी जानते रहेंगे तो काफ़ी अच्छे से उत्तर का प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। देखिए क्या क्या है। पहले इंपॉर्टेंट तथ्य में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है, मैसूर में हो रहा है। ठीक है ना। मैसूर में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, ठीक है ना, जिसमें कब 9 अप्रैल को। इसमें क्या कहते हैं, बाघों की संख्या का आयोजन, बाघों की संख्या का आंकड़ा जारी किया गया। क्या क्या 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई, 3167 हो गई है, जबकि 2018 में कितनी थी, 2967 थी। ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट तो क्या है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा यह गर्व की बात है कि एक तरफ हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है ना। क्या कहे हैं कि जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे उसे हमने पूरा किया, और इधर आज भारत में 75% यानी कि 3/4 बाघ आबादी बढ़ गई है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या है, कह रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 बाघ हैं। ठीक है ना। ये एक संस्था है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो बाघों की संख्या का अनुमान या आंकड़ा बताया जाता है। देखिए क्या क्या है, बाघ आंकड़ा रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, लिखा गया बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 200 बढ़ी है। कितने वर्षों बढ़ी है, 2 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में 400 वर्षों में 200 बढ़ी है, 4 वर्षों में 200 बढ़ी है संख्या। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि IBC की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ठीक है ना। और इसमें वे देश शामिल है। देखिए कि बताया गया इसमें वे देश शामिल हैं जहाँ बिग कैट्स क्या होता है, एक प्रजाति जिसमें देखिए कौन कौन सी प्रजाति आती हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इनका क्या करता है, संरक्षण करेगा। ठीक है ना। जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई PM प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये बिग कैट्स प्रजातियों क्या करेगा, संरक्षण करेगा, इसे सुरक्षित रखेगा। ठीक है ना। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अमृत काल का टाइगर विजन नाम की पुस्तिका भी विमोचन किया है। ठीक है ना। किसका विमोचन किया है, अमृत काल टाइगर विजन नाम की पुस्तक का। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। 25 वर्ष में क्या गए हैं, बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक मात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। उनकी संख्या 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हो गई है। 4 साल में तेंदुए 60% बढ़ गए हैं। ठीक है ना। क्या बताया गया इसमें कि तेंदुओं की संख्या क्या हो गई है, पहले 2015 में कितनी थी, 525 थी, अब 2020 में बढ़कर 675 हो गई है। अब अगला टॉपिक क्या है इसमें दिया गया है, अगला इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, वर्ष 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है ना। यह संस्था कब चालू हुई, तो 1972 में, जो कि क्या कहते हैं 1973 से चालू हो गई। ठीक है ना। 1972 में बनी हुई थी। तो कह रहा है कि वर्ष 1973 में देश भर में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। आज इनकी संख्या कितनी हो गई है, 54 हो गई है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, कहाँ इसको अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेता है।
मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 525 और उत्तराखंड 442 में है, 442 है। ठीक है ना। 3 राज्यों को मिला दिया जाए तो 50% भाग इन्हीं राज्यों में है। ठीक है ना। अगर 3 राज्यों की गणना किया जाए तो 50% सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इन्हीं 3 स्टेट में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके अंतर्गत 75,000 वर्ग किमी जंगल कुल भूभाग का 2.4% आता है। भाग गणना के दौरान 3080 विशिष्ट बाघों की तस्वीरें ली गई है। 2018 की गणना में 2697 बाघ कैमरा ट्रैप में दर्ज हुए थे। ठीक है ना। कितने हुए थे, 2697। इसमें जबकि आंकड़ा दी है बाघों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार, जैसे 2006 में 1411 थे, इसे आप देख लीजिएगा 2022 में कितना हो गया है, 3000। 2018 और 2022 का जहाँ तक है आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि 2018 में 2967 थे और 2022 में कितने हो गए, 3167। भाग गणना के दौरान इसको देखते हैं हम लोग आगे। बाघों की विशिष्ट पहचान उनके कोट पैटर्न यानी धारियों से होती है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के आधार पर बाघों की कुल आबादी कम से कम 3167 होने का आकलन वैज्ञानिक तौर पर स्थापित मानकों से दिया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ताज़ा गणना में 6.41 लाख किमी क्षेत्र का पैदल सर्वे हुआ और 6.41 लाख की ही मानव दिवस लाए गए, मानव दिवस लगाए गए। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी आंकड़ों के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो लगाए गए हैं। देखिए, ताज़ा गणना में क्या दिया है, 6.41 लाख किमी क्षेत्र का पैदल सर्वे हुआ। ठीक है ना। नीचे वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट आंकड़ा क्या है। 2018 में 646 के मुकाबले शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में 2022 में बाघों की संख्या 804 दर्ज हुई है। ठीक है ना। कहाँ पे, शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में। आगे क्या दिया है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई नए क्षेत्रों में बाघ मिले हैं। इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना गया है। तो यूपी के शिवालिक मंडल क्या अहम भूमिका माना गया। बलरामपुर, गोंडा व श्रावस्ती के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को ज़्यादा संरक्षण जरूरी मानी गई है। ठीक है। इसी में दिया गया विभिन्न क्षेत्रों में बाघों की संख्या। शिवालिक पर्वतमाला व गंगा के मैदान में कितने, 804। मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र व पूर्वी घाट में 1167, पश्चिमी घाट में 824, सुंदरवन में 100, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला ब्रह्मपुत्र के मैदान में 154। देखिए अगला क्या दिया गया इंपॉर्टेंट, कह रहा है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को ही मैसूर से IBCA का शुभारंभ किया। जून 2019 में PM मोदी ने पूरी दुनिया से आग्रह किया था कि एशिया में अवैध शिकार व वन्यजीव से जुड़े अवैध कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं। इसी के तहत IBCA बना है। ठीक है ना। कितने अप्रैल को, 9 अप्रैल को। कहाँ पे, मैसूर में। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा का क्षण होगा। इनमें से पहले 5 पिंडाल वंशी भारत में हैं। ठीक है ना। पिंडाल वंशी क्या है, भारत में है। जो जगुआर व पूमा दक्षिण व उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, जो कि भारत में नहीं मिलते। IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीकों से इनका क्षण होगा। इनका क्या होगा, संरक्षण होगा। सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद दी जाएगी। 97 देश IBM का हिस्सा हो गए। कितने देश हो गए, 97 देश IBM का हिस्सा हो गए। ठीक है ना। इनमें क्या किया जाएगा, हिम तेंदुआ मतलब क्रेटस, ठीक है ना, प्रजाति वाले जानवरों को रखा गया है, इसका संरक्षण किया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देश के 33 नए उत्पादों की GI टैग। क्या मिला है, देश के नए 33 उत्पादों क्या मिला गया है, GI टैग मिला है। देखिए आइए देखते हैं। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग यानी कि 31 मार्च 2023 में प्रदान किया, जो 2022-23 में उच्चतम GI पंजीकरण का रिकॉर्ड है। जिसमें बिहार का 1, उत्तर प्रदेश 10, मध्य प्रदेश का 1, छत्तीसगढ़ 1, तमिलनाडु 11, लद्दाख 1 तथा जम्मू कश्मीर 8 शामिल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10। वर्तमान में भारत में GI टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 465 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने हो गई है, 465 हो गई। GI टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक
आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय, ठीक है ना, कृषि के लिए दिया गया था। कौन सी? दार्जिलिंग चाय को पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था, पहला वाला। उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश बनारस पान सुपारी, बनारस में जो है पान लगता है। बनारस का पान आप बहुत जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है। बनारस लंगड़ा आम, और वाराणसी शहर के रामनगर भत्ता बैगन, ठीक है ना, के साथ साथ आदमी चीनी चावल। चंदौली में जो है अलीगढ़ ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजत पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस हींग, ठीक है, हाथरस क्या हींग को जीआई टैग मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश के कुल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कितने? 45 उत्पादों को। इनमें से 20 वाराणसी क्षेत्र से। 45 में से 20 कहाँ से? वाराणसी क्षेत्र में से, पूर्वांचल से। तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में मिला गया है बड़पराई, मुरुक्कू, कंबल पनीर चौथाई, मार्तंड शहद और तमिलनाडु के ऊटी वर्वी सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना और बसोहली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसके साथ बिहार के मिर्चा चावल, मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के सिंगस्कोस को जीआई टैग मिला है। ठीक है, लद्दाख के सिंगस्टोक को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नीचे दे तालिका में उन उत्पादों का वितरण दिया गया है जिन्हें जीआई टैग मिला है। देखिए कहाँ कहाँ मिला। बनारस में पान, जो कि हम पढ़ चुके हैं, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। बनारस में पान पत्ता, ठीक है ना, पान का पत्ता कृषि के लिए मिला गया है। बनारस लंगड़ा आम कृषि, रामनगर भट्टा बैगन किसके लिए गया है? कृषि के लिए। आदम चीनी, ठीक है ना, आदम चीनी चावल कृषि के लिए। अलीगढ़ ताला हस्तशिल्प के लिए। बाखीरा पीतल के बर्तन हस्तशिल्प। बांदा सजत पत्थर शिल्प हस्तशिल्प। नगीना ककड़ी शिल्प हस्तशिल्प। प्रतापगढ़ आंवला कृषि के लिए। हाथरस हींग खाद्य सामग्री के। रीवा सुंदरजा आम कृषि मध्य प्रदेश में मिला गया है। लद्दाख सिंगस्कोर लकड़ी पर नक्काशी, इसमें क्या कहता है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए हस्तशिल्प जो कि आएगा लद्दाख की यूटी। ठीक है, नगरी दुबराज चावल कृषि के लिए छत्तीसगढ़ मिला है। इसे आप लोग वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट हम आपको बता दिए हैं। जब आप लद्दाख का देख लीजिएगा। रामबन सुलाई शहर, इसको भी देख लीजिएगा, कृषि है। रामबन अनादाना कृषि के लिए। मिर्चा चावल के दाने का आकार काली मिर्च के समान होता है, इसलिए इसे मिर्चा चावल या मिर्चा चावल कहा जाता है। अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध के कारण चावल सबसे अलग दिखता है। मिर्चा चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्टता और सुगंधित चूरा चावल के गुच्छे बनाने के गुणों के लिए जाना जाता है। पके हुए चावल में पॉपकॉर्न जैसी सुगंध होती है और यह भुरभुरा, बिना चिपचिपा, मीठा और आसानी से पचने वाला होता है। देखिए सुंदरजा आम मध्य प्रदेश का रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत पाया जाता है। यह फलों के राजा आम की एक खास प्रजाति है। किसकी है? आम की क्या है? खास प्रजाति है। सुंदरजा आम की अंगूठी गुणवत्ता यह है कि इसमें फाइबर की कमी होती है और नेचुरल शुगर की मात्रा कम होती है, जिससे मधुमेह के रोग भी खा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? मधुमेह वाले रोग भी इसे खा सकते हैं। क्यों? इसमें क्योंकि नेचुरल शुगर की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सुंदरजा आम के बाद अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें सीहोर का सरबती गेहूँ, ठीक है ना, सरबती गेहूँ, मुरैना की गजक डिंडोरी की गौंड पेंटिंग, ठीक है ना, ग्वालियर का कंपेयर्ड, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की
वारासियोनी की साड़ी शामिल है। इस तरह मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त लोगों की कुल संख्या 19 है। नगरी दुर्जा धमतरी छत्तीसगढ़ में दुबराज धमतरी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में चावल की एक पारंपरिक विशेष किस्म है। यह एक सुगंधित मध्यम पतले अनाज चावल की किस्म है। यह चावल सफ़ेद होता है, क्या होता है, सफ़ेद, और ऊंचाई में लगभग 135 से 140 सेंटीमीटर बढ़ता है। नगरी दुबराज का व्यापक रूप से खीर और पुलाव जैसे, ठीक है, यानी कि पुलाव जैसे खाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जरूर आप लोगों को सभी चीज़ें आसानी से क्लियर होती चली जाएगी। देखिए, लद्दाख का सिंगस्कोस को लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख सिंगस्कोस लकड़ी की नक्काशी, ठीक है ना, से संबंधित लद्दाख क्षेत्र के लकड़ी के नक्काशीदारों ने आवश्यकता के अनुसार अपने पारंपरिक उपकरण विकसित किए हैं और उत्पाद के साथ साथ उपयोग की जगह की आवश्यकताओं के अनुसार पारंपरिक डिजाइन और रूपांकन भी विकसित किए गए हैं। लोगों ने यहाँ तक। अब अगला देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सी आ गई है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लिंगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी मिला है। देखिए क्या है इसमें, केंद्र सरकार ने कह रहा है केंद्र सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ठीक ना, लिगो इंडिया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लिगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग लिगो इंडिया क्या है, ठीक है ना। इसमें बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग को बहुत ध्यान से समझना होगा, जो कि इसमें ब्रह्मांड के बारे में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा है, ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन सितारों व ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोतों का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है। 2 वेधशालाएँ पहले से अमेरिका में स्थापित हैं, ठीक है ना। ऐसी तीसरी वेधशाला भारत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति मार्च 2016 में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। किसके लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग ने किसके बारे में बताया है, ब्रह्मांड की बेहतरीन समझ और न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं को अध्ययन के लिए, मतलब समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किस प्रकार तरंगों की भूमिका निभाता है, इसको समझने के लिए अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है, समझौता किया है इसके लिए, जो कि अमेरिका में 2 वेधशालाएँ बनाई गई हैं, ठीक है। तीसरी वेधशाला भारत में खुलने जा रही है, या तो नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया 2016 में अमेरिका द्वारा क्या किया समझौता किया गया था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आगे लिगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। कौन सा करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं, कितनी, 3 संस्थाएं, कौन की, यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी, बॉडी की क्या होगी, हिस्सेदारी होगी, यूजीसी 3 संस्थाएं और यूजीसी का स्वायत्त हिस्सेदारी होगी। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली, ठीक है ना, किसमें, हिंगोली ज़िले में 175 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके लिए क्या गया है 175 कहाँ पे, हिंगोली ज़िले में, किस स्टेट के, महाराष्ट्र के। परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मंजूरी मिल चुकी है, महत्वपूर्ण क्या मिली है, मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरिक्ष नीति 2023। इसमें क्या गया है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामले की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। क्या किया है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुधारों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षा मामलों के लिए क्या किया गया है, एक समिति बैठाई गई 6 अप्रैल को, जिसमें क्या कर दी है, मंजूरी दे दी गई है। आइए इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या है। कह रहा है इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, देखिए किस क्षेत्र को इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र, ठीक है ना, इसको छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए क्या दिया गया, खोल दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सैन्य उपयोग व अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिस पर आगे की भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगे। कौन सी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां। आप लोग ध्यान से इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो अगर आपको मेरी बातें ना समझ में आ रही हो तो आप इसे बंद करके आप खुद इसे पढ़ लीजिएगा, मेरी आवाज़ों को कम करके आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरी बातों को समझ में आता होगा, आपको अच्छी तरह से मेरी बातें क्लियरिटी रूप से समझ में आ रही होगी। आप लोग कहेंगे तो इसका क्या करते हैं, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा वहीं लिख के भी ला सकते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, नई अंतरिक्ष नीति के लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि नई अंतरिक्ष नीति को लागू होने के बाद क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में किसके, निजी क्षेत्र का भी क्या होगा, हिस्सेदारी बढ़ेगा। इससे भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए, जो अंतरिक्ष पर्यटन करते हैं, यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। इसमें निजी कंपनियां क्या कर सकेंगी, एक प्रोत्साहन किया जाएगा। निजी कंपनियां भी इसे देखकर क्या करेंगी, अपने वायुयान या पर्यटन को घुमाने के लिए वायुयान विकसित करेंगे। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है, यानी क्या पहली बार बनी है, लेकिन इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार शुरू किए गए थे। कब, 2020 में। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं का स्टार्टअप के लिए खोला था। क्या क्या संस्थाओं का, शिक्षा संस्थाओं तथा स्टार्टअप के लिए खोला था, निजी क्षेत्र के लिए। किसके लिए, निजी क्षेत्र के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष के लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना भी की गई है, जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं। अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक स्टार्टअप्स एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक है, अभी इसरो का अधिकांश समय व्यापारिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में बीतता है, जबकि नई नीति में यह कार्य निजी एजेंसियों करने लगेंगी। क्या कह रहा है कि यह कार्य निजी एजेंसियां करने लगेंगी, तो इसरो नई अंतरिक्ष तकनीकी पर शोध पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। लीजिए भैया, बता दिया गया है कि जो अपना इसरो है क्या कर रहा है, उपग्रहों को तैयार करने में, लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा समय बिता है, इसलिए निजी कंपनियों को क्या दिया जाएगा, एजेंसियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब कि बताया जाएगा, और जिससे क्या करेंगे, ये नई अंतरिक्ष नीतियों में शोध पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। आगे देखिए, दूसरे निजी क्षेत्र को मंजूरी देने से अंतरिक्ष पृथ्वी का बाजार बढ़ेगा, उसका लाभ लोगों तक भी पहुँचेगा। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार $500 अरब के करीब रहा है। यह 9 से 10% प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रही है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% की है। हिस्सेदारी कितनी है, 2% की है। मैकिन्सी की रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, इसके बाद $500 अरब के बीच करीब है, ठीक है ना, विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। और भारत की कितनी हिस्सेदारी इसमें, 2% मात्र, जबकि यह प्रतिवर्ष कितने वर्ष बढ़ रही है, 9 से 10% गति से बढ़ रही है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि, इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ ने कहा है कि इस नीति ने अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मैसर्स स्काई रूट सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण किया गया। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया, ठीक है ना, जो कि निजी कंपनी है। क्या क्या है, अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का क्या परीक्षण भी किया। इससे पूर्व
केंद्र ने 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIAL की स्थापना की, जो इसरो की व्यापारिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। 2019 में क्या हुआ, इससे पहले पूर्व क्या कर रहा है, 2019 में भी जुड़े एक लिए एक सार्वजनिक कंपनी थी, कौन सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक। आइए देखते हैं हिमाचल की कांगड़ा चाय क्या है, जो कि यूरोपीय आयोग के लिए संरक्षित किया गया है। यूरोपीय आयोग इसी ने भारत की अंगूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI प्रदान की है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। यूरोपीय आयोग इसी ने 22E और EC ने क्या करा, यूरोपीय आयोग 22 मार्च 2023 को PGI देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 को लागू हो गई। कांगड़ा चाय के लिए PGI का अनुदान ऐसे समय में आया है यूरोपीय आयोग बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहे थे। कांगड़ा चाय भारत की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है ना, कब से, 19वीं सदी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय का क्या उत्पादन किया जा रहा है। कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा किया गया। कब, 2005 में दिया गया था GI टैग का दर्जा। एक भौगोलिक संकेतक GI टैग उन उत्पादों का उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पादित होते हैं और उस मूल के कारण ही उसका गुणवत्ता या प्रतिष्ठित होता है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादक था। 2004 में इस मशहूर बेवरेज को पहचान मिली। यूरोपीय आयोग इसी यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश है। आइए देखते हैं भारत किस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश सौर उत्पादक है और पहला कौन सा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो कि जैसा कि आप जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। रोजगार भी मिलेगा 3 लाख से 9 लाख। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है। सरकार ने घरेलू और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं भी शुरू की है, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना। इस योजना के तहत सरकार ने देखिए, आइए देखते हैं हम लोग क्या इस किसकी योजना के प्रोत्साहन योजना के साथ क्या क्या है। इस योजना के तहत सरकार ने सौर PV खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए, कितने 4500 करोड़ रुपए, $600 मिलियन का बजट निर्धारित किया है, जिससे 10 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता का सृजन होने की उम्मीद है। अगला तथ्य क्या है, कई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सौर और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की है।
टाटा पावर सोलर बेंगलुरु में 1.1 गीगावाट की क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है, जबकि वारी एनर्जी की महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सुविधाओं में फैली 2 गीगावाट की क्षमता है। अन्य कंपनियों के साथ इन कंपनियों के आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। अगला टॉपिक क्या है? भारत को यूएन सांख्यिकी उद्योग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और यूएनएचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया। ठीक है ना, आइए सदस्य चुना गया। भारत में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से इसमें हम लोग के लिए है। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएनए के सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम के समन्वय में बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेतक है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए मतदान में किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जन सांख्यिकी के भारत की विशेषज्ञता को दिया है। सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 होगी। कब होगी? सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता कब से होगी? 4 वर्ष होगी। कितने वर्ष के लिए होगी? 4 वर्ष के लिए। शुरुआत कितने होगी? 1 जनवरी 2024 से होगी। पादप पदार्थों, दूसरा इंपॉर्टेंट का है। पादप पदार्थों रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी रखती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा में निर्देश प्रदान करता है। भारत और दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी से 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 19 और 15 मत मिले। दूसरे दौर में चीन और दक्षिण कोरिया में से प्रत्येक को 25-25 वोट मिले, जिसके परिणाम स्वरूप बराबरी हो गई। परिषद की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार गुप्त मतदान के दौरान अनिर्णायक दौर के बाद लॉटरी के माध्यम से दक्षिण कोरिया को दूसरी सीट के लिए चुना गया। अगला टॉपिक क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट IGR, ठीक है ना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3रा संस्करण है। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी इसे जारी किया गया था। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य करे थे। अधीनस्थ अदालतों 24,731 न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या की तुलना में 19,288 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रही है। कौन सी अधीनस्थ अदालतें? उच्चतम न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेडेंसी उत्तर प्रदेश 11.34 वर्ष में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 9.9 वर्ष का स्थान है। उच्चतम न्यायालय के क्या है? स्तर केस पर, जो स्तर पर केस है उच्चतम औसतम पेडेंसी कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 11.34 है। उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष में है। उसके बाद सिक्किम 109 वर्ष और मेघालय 201 वर्ष का स्थान है। केस क्लियरेंस रेट CCR 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात दर्शाता है। CCR का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। IGR के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों का CCR 100% या उससे अधिक था। हालांकि 2022 में 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई है? 12। सबसे अधिक केस क्लियरेंट रेंट वाले उच्च न्यायालयों में केरल है 156%, उड़ीसा है 131% है, जबकि राजस्थान 65% और बॉम्बे 72%। उच्च न्यायालय में CCR यह दर सबसे कम है। न्याय वितरण के मामले में एक आंकड़ों से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के
राज्यों में कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना 6 स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश 18वें। अपना उत्तर प्रदेश कितने पर? 18वें स्थान पर। कर्नाटक में देखिए कहाँ सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक में 6.38 स्कोरिंग बताया गया है। तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में 5 यहाँ कितने? 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। पहला कहाँ है? कर्नाटक। शीर्ष 8 राज्य न्याय वितरण में। एक आंकड़ों से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे तथा गोवा सबसे नीचे 7वें स्थान पर है। कम आबादी, 1 करोड़ में से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों में से सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा। वर्ष 2021 के दौरान जिलों में कैदियों की संख्या में 10.8% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। कैदियों की कुल संख्या में 77% कैदी अंडर ट्रायल हैं। देश में उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं। वर्ष 2020 और 2022 के बीच उच्च न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगभग 2% की वृद्धि हुई। जिला अदालत स्तर पर जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है। कुल संख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? जजों की अपेक्षा 35% है। IJR के अनुसार राज्य कानूनी हिस्सा सेवकों प्राधिकरणों ने मुआवजे की मांग करने वाले 97,037 आवेदनों में से केवल 66% का ही निपटारा किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इन्वेंटेड 30 प्रयास दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडियन लाइफ्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। टाटा ट्रस्ट द्वारा क्या की जाती है? जारी की जाती है। यह न्याय तक पहुँच प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर जजों को रैंक प्रदान करता है। किसके आधार पर? न्याय तक पहुँच प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर। इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया गया है। पहला, पुलिस सेल, न्यायपालिका और कानूनी संरक्षण। इसरो के सबसे बड़े, अगला टॉपिक है इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा, ठीक ना, LVM-3 द्वारा 36 ग्रहों का सफल परीक्षण किया। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आज पढ़ते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसा हुआ आप लोग कहेंगे तो इसे और जिस प्रकार से पढ़ ले उसे और डिफाइन करके और संक्षेप में, ठीक ना, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अगर यहीं ऐसे सीधे पढ़ना तो भी कमेंट कीजिए आप। धन्यवाद।